नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वापस हमारे जीआईबी सीआईबी ट्यूटोरियल्स के इस चैनल पे। और ये कोर्स सीआईबी कोर्स का वीडियो है, हमारा अगला वीडियो। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, उससे सीख रहे हैं और बहुत सारे लोग हमें अपना फीडबैक भेज रहे हैं। हमारी लर्निंग पैटर्न, हमारा तरीका बहुत सारे लोगों को पसंद आ रहा है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सजेशंस भी भेजे हैं। मैं उन सभी को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका हमारे चैनल के बारे में, हमारे वीडियोस के बारे में जो भी फीडबैक है, प्लीज उसको हमारे साथ शेयर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें शेयर करें, कमेंट्स में शेयर करें और हमारे डिटेल्स को, हमारे वीडियोस को अपने सभी बैंकर दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से ये चीज याद दिलाना चाहता हूँ कि ये चैनल कोई प्रोफेशनल कोशिश नहीं है, कोई यूट्यूबर बनने की या जीआईबी की कोई कोचिंग स्टार्ट करने की कोशिश नहीं है। ये चैनल है एक एफर्ट। This channel is an effort by one of your fellow banker, so you do not face those difficulties which I or some of our friends have faced while preparing for JIB, CIB or other IRVF examinations. I hope you will understand the spirit. You will keep guiding us. You will keep suggesting us what else we can do, what we can do to improve our channel, our videos and our content. You can also share any other methods which we are sharing here. If you have any better method to solve those problems with you or to share in that content with you, please share with us on our given WhatsApp number in the description or in the comment box. चलिए, तो हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो चैप्टर कर रहे थे एबीएम में, उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी के असाइनमेंट्स लगाने शुरू कर दिए होंगे। जैसे ही हम ये चैप्टर खत्म करेंगे, उसके कुछ 10 या 15 दिनों के बाद हम वेट करेंगे और उसके बाद हम उस असाइनमेंट में जो भी डाउट्स आए होंगे लोगों के, उसके लिए एक अलग वीडियो शूट करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल हमारे पास अभी इतने सब्सक्राइबर नहीं हैं कि हम लाइव डाउट सेशन क्लियर कर सकें, बट जैसे ही हमारे पास इनफ नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन आफ्टर व्हेन वी फिनिश वन चैप्टर, उसके बाद हम लोग वो भी एक प्रैक्टिस शुरू करेंगे। वैल्यू ऑफ मनी में जो सेक्शन हमने लास्ट हमारे लेक्चर में कवर किया था वो है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। जस्ट टू ब्रश अप व्हाटएवर वी हैव लर्न्ड लास्ट टाइम, that effective rate of interest is basically a adjusted rate for compounding over time period given। यानी कि अगर हमको किसी पर्टिकुलर सेक्शन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है और उसमें कंपाउंडिंग जो है वो मंथली करी जा रही है, यानी कि एक पर्टिकुलर प्रेजेंट वैल्यू के लिए हम लोग मंथली कंपाउंडिंग करके किसी फ्यूचर वैल्यू तक पहुंचते हैं, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो गिवन प्रेजेंट वैल्यू को उसी फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट कर दे जो हमने मंथली कंपाउंडिंग से निकाली, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो गिवन प्रेजेंट वैल्यू को ऑब्टेन फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट कर दे, बट नॉट ऑन मंथली कंपाउंडिंग बट ऑन ईयरली कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। दिस कंपाउंडिंग कैन बी क्वार्टरली और हाफ ईयरली ऑल्सो, यानी कि आपको हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली कंपाउंडिंग की जगह ईयरली कंपाउंडिंग में वही प्रेजेंट वैल्यू से वही फ्यूचर वैल्यू निकाल लेनी है। सेम प्रेजेंट वैल्यू विल बी यूज्ड and result will also be same future value, but this time rate of interest will be changed because frequency of compounding has been changed from monthly, quarterly or half yearly to yearly। हमने एक एग्जांपल हाफ ईयरली का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का यहाँ पर करके देखा था और आपको मैंने काम दिया था, आपको एक होमवर्क दिया था कि आप क्वार्टरली और मंथली के लिए कैलकुलेट करें। आई होप आपने कैलकुलेट किया होगा। मैं उसका आंसर आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आप उसको चेक कर पाए। अगर आपने दोस्तों कैलकुलेट किया है फ्यूचर वैल्यू जो आपने कैलकुलेट करी है क्वार्टरली के लिए, क्वार्टरली अमाउंट के लिए, बिकॉज हमने 10,000 रुपए के लिए कैलकुलेशन किया था फॉर प्रेजेंट वैल्यू। अगर आपने क्वार्टरली अमाउंट के लिए कैलकुलेट करी है तो आपका जो ऑब्वियसली रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि हमने 12% दिया था, तो क्वार्टरली के केस में कंपाउंडिंग के हिसाब से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% आया होगा और आपकी फ्यूचर वैल्यू आई होगी 11,255। तो 3% कंपाउंडिंग रेट for compounding frequency quarterly, the future value will be 11,255. Interest earned will be 1,255. When we will convert this into effective rate of interest, obviously future value will remain same, which is 11,255, and effective rate of interest will be 12.55%। यानी कि 12.55% का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उस रेट पर ईयरली कंपाउंडिंग में वही फ्यूचर वैल्यू आएगी जो 3% क्वार्टरली कंपाउंडिंग पे 10,000 रुपए के लिए आ रही थी क्वार्टरली कंपाउंडिंग से। अब मंथली का आंसर बता देता हूं मैं। अगर आपने मंथली के लिए भी कैलकुलेशन किया है तो 10,000 रुपए प्रेजेंट वैल्यू के लिए जो फ्यूचर वैल्यू आपकी आई होगी वो 11,268 आई होगी,
जिसमें आपको रेट आपने ऑब्वियसली 1% लिया हुआ जो कि मंथली कंपाउंडिंग हो रही है, और आपको ईयरली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ था वो 12% दिया हुआ था, और आपका जो फ्यूचर वैल्यू आया होगा वो आया होगा 11,268। जब आपने इसको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए कैलकुलेट किया होगा तो जाहिर सी बात है कि आपकी फ्यूचर वैल्यू वही आई होगी। द फ्यूचर वैल्यू मस्ट बी 11,268, बट हियर योर रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी 12.68%, यानी कि 12.68% के लिए आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। यानी कि उस रेट पर आप ईयरली अगर कंपाउंडिंग करेंगे वो कंपाउंडिंग आपकी सेम होगी, उससे जो फ्यूचर वैल्यू आएगी वो सेम होगी जब आप मंथली कंपाउंडिंग करेंगे 1% के रेट पे 10,000 रुपए को। आई होप आप सबके आंसर्स मैच हो रहे होंगे। अगर आपको अभी भी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के कैलकुलेशन में किसी तरह का कोई डाउट है तो आप लोग प्लीज हमारे इस वीडियो को वापस से देखें। उसके बाद फिर भी आपको अगर क्लियर नहीं होता है, कोशिश करें इसको एक बार बुक से समझने की। Still, if you're not able to understand, please share your feedback on this particular topic with me, and we will try to have a full length session on effective rate of interest only to clear it as more as possible, or possible if if we have enough number of subscribers in future, or possible to have a live session directly with all of you who have doubt. I hope वैसे आपको ये topic clear हो गया होगा, but still if you have any doubt, please watch our video once again, that section of video once again. And still, if you do not understand, please share with us so we can have some other steps for you. दोस्तों, अब हम लोग अपना इस चैप्टर का अगला 11वां कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट लाइन में आप देख रहे होंगे हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ गया है, which is the 11th concept of perpetuity. We have already understood annuity in this chapter. Okay, so perpetuity is another concept addition to annuity. इसमें कुछ और minute से changes होंगे. And generally, perpetuity does not have any examples. I have not seen any numerical examples there in our book or somewhere else. So इसको हम सिर्फ ऐसा कॉन्सेप्ट समझेंगे और अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे। बाई चांस अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वी विल बी एबल टू हैंडल दैट, और बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। इट विल टेक 2 minutes to understand it. What is perpetuity? Perpetuity is an annuity. Okay, it is an annuity. And what is an annuity? Annuity is a constant cash flow after a regular time interval. So obviously, what is a perpetuity? Perpetuity is also a constant cash flow after a regular time interval. Only one line adds. What is that? Perpetuity is a constant cash flow after a regular time interval for unknown period. That means it does not mean infinity. It means unknown period. So this is the in words of text. But what is the example? Real life example of it. Pension. Okay, so in general there is a growth in pension in some cases, but for now let's consider a person who gets retired at 60th of age, of his age. So after that he is getting a fixed pension. Now if we consider a fixed pension as an annuity, so here we will be wrong, because in annuity we know the time period, but in case of pension we do not know, because in general pension is lifelong, till death. And we obviously do not know at the age of 60 that what is the age of death for that person. So what we call that thing, that is an annuity, because a constant cash flow is there for after regular interval. That is the annuity. वो annuity ही है क्योंकि उसमें एक regular time interval के बाद एक fixed amount of cash flow हो रहा है, तो वो है तो annuity ही, लेकिन उसमें एक चीज और हो रही है कि उसका टाइम हमें पता नहीं है। the time period till the overall time period जब तक वो चलेगी वो हमें पता नहीं है, इसलिए हम उसको perpetuity कहते हैं. We do not call it as annuity, we call it as a perpetuity. It is an annuity itself by definition, but there is another term decided for it, and that is perpetuity. So what is perpetuity? Definition is written. It is constant cash flow at regular time interval forever. So it does not mean for infinity. Basically, it's an unknown period, because these words it is written in the book. That's why I written forever. But still, you have to understand, it's not indefinite time period. It's time which is going to end somewhere, but we do not know that what time it will be. What could be the other example? I have also written the example as pension of this perpetuity. Other real life example could be scholarship. Big university give a scholarship to bright students. Till their overall study period, till the time they go to a job. Now, after graduating, a person goes to a job or not, it's not fixed, okay? Because he or she might go to study further. So till the time he or she is studying, he or she is getting job, is getting that scholarship from that particular university. यानी कि स्कॉलरशिप जो कई बार लोगों को मिलती है वो भी परपेचुइटी की तरह ही हो सकती है, क्योंकि उसमें टाइम फिक्स नहीं होता, कभी तक भी मिल सकती है जब तक वो कंडीशन फॉलो नहीं होती। आपको वो टाइम नोन नहीं है जब वो चीज की जा रही है।
Okay, so these are the examples. There is one more important example, that is console bond. अब बॉन्ड के बारे में हम इस चैप्टर के बाद जो हम चैप्टर करेंगे वो बॉन्ड का ही होगा, उसके बारे में हम डिटेल में वहां पे पढ़ेंगे। बट कंसोल बॉन्ड के बारे में मैं छोटी सी बात बता देना चाहता हूँ कि बॉन्ड इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए, इट्स अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसमें आपको कभी भी मैच्योरिटी नहीं मिलती। यानी कि आज अगर आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किया तो ऐसा टाइम कभी नहीं आएगा कि आपको वो मैच्योर होकर के 10,000 रुपए मिले। आपको लाइफ लॉन्ग वो उसका जो आपका कूपन रेट होगा उस पर आपको कूपन की वैल्यू मिलती रहेगी। ठीक है, तो आपको उसमें कभी भी मैच्योर होकर के नहीं मिलेगा, कुछ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आपको हमेशा के लिए मिलता रहेगा। दैट इज अ कंसोल बॉन्ड, दैट इटसेल्फ इज एग्जांपल ऑफ परपेचुइटी। So I hope I have made myself very clear that what is perpetuity. There is also one important thing, sorry, I left with that if you want to get the present value of a perpetuity, okay, because perpetuity is a long time investment, obviously you cannot go to get the future value of that investment. Present value of a perpetuity, the formula derived is A by R. I have already told you that you do not need to learn so many formulas, but I think this is one of the simplest formula possible which can be given to you, where A is that constant amount which we are talking about. A वो constant amount है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और R is, you always know that small r is capital R by 100 and capital R is whatever rate is given to you. तो अगर आपको present value of perpetuity निकालनी है, परपेचुइटी के केस में प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो आपको जो अमाउंट दिया गया है जो कांस्टेंट कैश फ्लो वो डिवाइड बाय स्मॉल आर करेंगे तो आपको परपेचुइटी के केस में प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हुआ पूरा परपेचुइटी का कॉन्सेप्ट। वैसे ही इसमें ग्रोइंग परपेचुइटी है, उसके बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपना अगला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ओके, आई थिंक कॉन्सेप्ट नंबर वाज नॉट करेक्टेड, कॉन्सेप्ट नंबर 12 नाउ। इट इज अबाउट ग्रोइंग परपेचुइटी। मैंने अभी आपको वैसे भी बताया कि जैसे आपकी ग्रोइंग एनुटी थी वैसे ही ग्रोइंग परपेचुइटी है। ग्रोइंग एनुटी में क्या था, एक आपका कैश फ्लो कांस्टेंट टाइम पर आ रहा है, आफ्टर रेगुलर टाइम इंटरवल आपका कैश फ्लो आ रहा है, लेकिन उस कैश फ्लो का जो मैग्नीट्यूड है उसमें एक पर्टिकुलर रेट के साथ ग्रोथ हो रही है, और उस रेट को हम लोग, उस ग्रोथ रेट को हम लोग कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते थे, जिसका हम लोग एक फ्रैक्शन निकालते थे स्मॉल जी, व्हिच इज कैपिटल जी बाय 100। यहाँ पर भी वही है, growing perpetuity is a constant cash flow growing at a okay, I think it's repeated, growing at a constant rate and paid at regular time interval forever. once again forever से आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको ये पूरी लाइफ लॉन्ग मिलेगा। it's not for infinity, forever means does not means infinity, okay, so it is only unknown. So growing perpetuity is once again a type of annuity only in which there is a cash flow, but there is a growth in cash flow. The cash flow is coming after a regular time interval, but the end time period is unknown, which is obviously we are not sure of. Okay, so growing perpetuity once again is a type of cash flow in which there is a constant cash flow of with a particular growth rate and after a regular time interval. एक regular time interval के बाद cash flow हो रहा है जिसमें growth भी हो रही है एक particular rate के साथ, लेकिन हमको उसका end time period नहीं पता है। ग्रोइंग परपेचुइटी के लिए हमको फ्यूचर वैल्यू निकालने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि हमें टाइम पता नहीं है। प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला हमको मालूम है, f डिवाइडेड बाय r माइनस g। अगर आपने ग्रोइंग परपेचुइटी का कॉन्सेप्ट ठीक से देखा है तो आप जानते हैं कि ग्रोइंग परपेचुइटी के केस में f इज द फर्स्ट ट्रांजैक्शन, जो आपका पहला ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड f रिप्रेजेंट करता है, r आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कैपिटल R by 100 है, और g आपका जो है वो कैपिटल G by 100 where g is your growth rate. These two are factors, r is rate of interest factor and g is growth rate factor. ठीक है, तो ग्रोइंग परपेचुइटी के बारे में इतना सफिशिएंट था। इसके बाद हम लोग अपनी जो क्लास शीट है उसका एक एग्जांपल अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इन पे बेस नहीं है, इन पे बेस कोई भी क्वेश्चन नहीं है, बिकॉज़ यू नो दीस आर वेरी सिंपल कांसेप्ट्स, बट स्टिल इफ आई विल गेट इट आई विल पुट इन मिसलेनियस एग्जांपल्स। सो अब हम लोग इसके बाद हमारी क्लास शीट का अगला एग्जांपल करेंगे और उसके बाद देखेंगे हमारी इस चैप्टर का अगला कॉन्सेप्ट। चलिए दोस्तों, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बोला था कि हम लोग क्लास शीट का एक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्लास शीट का गूगल ड्राइव लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आई होप आपके पास है ऑलरेडी, अगर बाय चांस नहीं है तो फिर आप उसको ओपन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 जो है पहले पढ़ लेते हैं। यू हैव स्टार्टेड अ जॉब विद एन एनुअल सैलरी, ओके उसमें डॉलर एक्स्ट्रा प्रिंट हुआ होगा, उसको हटा देंगे, ऑफ सैलरी 48,000 एंड यू विल गेट अ पेचेक एट द एंड ऑफ ईच मंथ। योर डिडक्शन फॉर टैक्सेस विल बी 34%. Using a discount rate of 0.8% per month, find the present value of take home pay for the whole year. Okay. सबसे पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन ताकि आप इसको अटेम्प्ट कर पाए। आपको ऐसा बोला गया है कि आपकी एनुअल सैलरी जो है वो 48,000 रुपीज पूरे साल की है, हालांकि बहुत कम है, शायद ये क्वेश्चन पुराने जमाने का है, बट ओके आपकी एनुअल सैलरी जो साल भर की है वो 48,000 है,
और आपको हर मंथ के एंड में आपको मिलता है आपको जो सैलरी है। तो वैसे तो जरूरत ही नहीं, बट स्टिल आई थिंक ये बात बोल देंगे तो समझ में आ गया कि ये एंड ऑफ पीरियड एन्युटी है, क्योंकि सैलरी ऑब्वियसली फिक्स मिलेगी जैसा इसने दिया हुआ है, और एंड ऑफ पीरियड बिकॉज एंड मंथ के एंड में मिलेगी तो ऑब्वियसली एंड ऑफ पीरियड एन्युटी है। आफ्टर एंड योर डिडक्शन फॉर टैक्सेस विल बी 34%। इसमें भी आपको जितनी मिलनी चाहिए उसमें से 34% जैसे कि उसने दिया हुआ है आपको टैक्सेस काट के सैलरी मिलेगी। इसमें से आपको यूजिंग अ डिस्काउंट रेट ऑफ 0.8% पर मंथ आपको निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू, जो सारे जो आपको सैलरी मिली है उसका प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत वैसे तो आसान है, ठीक है, लेकिन इसको आप एक बार कोशिश करें और उसके बाद हमेशा की तरह जैसे आपको एक बार खुद ट्राई करना होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सब कर सकते हैं, बिल्कुल कोई इशू ही नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई इशू होगा तो मैं तो हूँ ही, आप वीडियो को पॉज करें, इसको अटेम्प्ट करें और उसके बाद वापस करें। आई होप आपने इसको अटेम्प्ट किया होगा। देखिए, ये चूंकि 12 साल का टाइम पीरियड यहाँ पर दिया हुआ है, मैंने ऑलरेडी इस केस में टाइमलाइन ड्रॉ कर रखी है पहले से। 12 साल का चूंकि आपको यहाँ पर टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो अब चूंकि उतना लंबा तो मैं ड्रॉ नहीं कर सकता था, और चूंकि एन्युटी है तो इसीलिए कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो मैंने ये ड्रॉ किया है पूरे 12 साल के लिए, ये 1 2 3 और एंड सो ऑन, इस तरह से 12 तक ड्रॉ किया हुआ। आपको उसने बोला है कि 48,000 जो है वो आपका, आई होप आपको विजिबल है, 48,000 जो है वो आपका टोटल एनुअल सैलरी है। अब अगर 48,000 आपका एनुअल सैलरी है तो आपका मंथली सैलरी कितना होगा, निकाल लीजिए, कितना आएगा, 4,000। ठीक है, आपका मंथली सैलरी 4,000 होगा। उसके बाद भी वो क्या कहता है कि उसमें से आपको 34% जो है वो टैक्सेस में चला जाता है। ठीक है, अब टैक्सेस में 34% चला जाता है, मतलब मिलता कितना है। ठीक है, अब इसको आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। वैसे मैं तो इसको ऐसे करूंगा कि 34% चला जाता है, मतलब इसका मतलब 66% उसको मिलता है। ठीक है, एंड 2640 आएगा। 34% इसका चला जाता है, मतलब 66% मिलता है। आप 34% निकाल के फिर उसको इसमें से घटा सकते हैं, वो भी एक तरीका है। ठीक है, यानी कि आप पहले 34% निकालें, उसको 4,000 में से घटाएं, ऑब्वियसली तब भी आपका आंसर तो यही आएगा। ठीक है, यानी कि मॉरल ऑफ द स्टोरी, एंड ऑफ द स्टोरी कि उसको जो मंथली जो सैलरी मिलती है वो ये है 2640। ये एनुअल सैलरी थी, उसको मंथली बनाया हमने यहाँ पर 4,000 में, एंड दिस इज अवर व्हाट सैलरी आफ्टर डिडक्शन। 66% का रिडक्शन, 34% का रिडक्शन हुआ, सॉरी, और 66% उसको मिल सकती है, तो ये हमारी सैलरी है। दिस गिवन वाज योर एनुअल सैलरी, you calculated your monthly salary dividing by 12, and then 66% is your amount which you will get after deduction of 34%. 64% will be your in-hand salary which will be 2640. इसका मतलब ये हुआ कि हमको जो निकालना है वो रिडक्शन के बाद निकालना है। तो हम जब टाइमलाइन पे हम जब जो ट्रांजैक्शंस ड्रॉ करेंगे, ये जो हम ट्रांजैक्शन ड्रॉ करते हैं, क्योंकि एंड ऑफ पीरियड एन्युटी है, मैंने आपको पहले बोला एंड ऑफ पीरियड एन्युटी है, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सैलरी महीने के एंड में मिलती है, जो कि नॉर्मल वैसे जाहिर सी बात है। तो आपको ये जो आपको ट्रांजैक्शंस ड्रॉ करने हैं सभी एंड ऑफ पीरियड पे, वो कितने अमाउंट के होंगे ये अब आपको बहुत क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। अगर यहाँ पर लाइट आ रही है तो मैं बोल देता हूँ, ये 2640 है, सबकी वैल्यू 2640 ही रहेगी, जो कि एन्युटी का केस है। ठीक है, 2640 2640। अगर कोई लाइट आ रही है यहाँ पर, ये दिख नहीं रहा है, तो मैं जस्ट बोल देता हूँ कि 2640 है सब जगह। ठीक है, तो ये है आपका। ओके, आई होप 2640 कैसे कैलकुलेट किया ये आपने नोट कर लिया होगा, क्योंकि मुझे इसको हटाना पड़ेगा। अगर फिर भी आपका ये नहीं आया तो आप इसको कर लीजिए, मैं इसको हटाऊंगा चुके। ठीक है, चलिए, अब आपको इसमें आगे क्या करना है, हमेशा की तरह जो हम करते चले आ रहे हैं, ये सब हमको फ्यूचर वैल्यूज दी हुई है और हमको इस पॉइंट यानी कि टाइम 0 पर हमको निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात हमको और देखनी है इसमें। अभी हमने एक चीज इसमें नहीं देखी कि हमने, चूंकि फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है। हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 0.8% मंथली। फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको रेट एनुअल दिया हो, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो फैक्टर ऑफ कंपाउंडिंग होता है उससे हम रेट को डिवाइड कर देते हैं, और जो फैक्टर ऑफ कंपाउंडिंग होता है उससे हम लोग टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस बारे में मैं 1-2 मिनट आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले। एक्चुअली इस क्वेश्चन को करने का बेसिकली एक रीजन ये भी था कि ये फॉर्मूला में इसमें हम ये चीज एक बार फिर से डिस्कस कर लें। देखिए, जब आपको इन नॉर्मल सिनेरियो, जब आपको ये जो रेट है, अभी हम इसको रेट मान रहे हैं, आई नो दिस इज फ्रैक्शन बट फॉर नाउ वी आर कंसीडरिंग दिस रेट ओनली।
जब ये रेट आपको ईयरली के लिए दिया होता है, यानी कि आपको फ्रीक्वेंसी चाहे कुछ भी करनी हो, रेट आपको एनुअल बेसिस पे दिया जा सकता है। जब आपको ये रेट एनुअल बेसिस पे दिया होता है, रेट इज गिवन ऑन एनुअल बेसिस, ठीक, और टाइम एन भी आपको ईयर्स में दिया होता है, तब हमारी वो जो भी बातें हैं, यानी कि डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, तब वो सब लागू होती है। अगर मान लीजिए आपको ये दिया जाता कि आपका एनुअल रेट ये है, इसी क्वेश्चन में आपको एनुअल रेट दिया जाता और फिर आपको 12 महीने के हिसाब से आपको निकालना होता, तो मान लीजिए अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग ये एक जो हमारा फ्यूचर वैल्यू है उसको कंपाउंड करना शुरू करेंगे। इनफैक्ट मैं पहले वाले को कर भी देता हूँ। सपोज इस वाले को हम लोग डिस्काउंट करना शुरू करेंगे। फ्यूचर वैल्यू को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू में, ऑब्वियसली डिस्काउंटिंग करेंगे। इस पहले वाले को मैं कर देता हूँ। आप इसको करेंगे जब, तो आप फॉर्मूला क्या लिखेंगे, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर। अब दो बातें, एक बात तो ये है कि आप जो आपको रेट दिया हुआ है उसको आप इस वाले, ये जो हमने सिंपल रूल समझाया है डिवाइड और मल्टीप्लाई वाला, या तो आप उससे करें। उसके लिए आपको रेट कैसे चाहिए होगा, एनुअल में चाहिए होगा। समझ में आ रही है बात? आपको जो हमारा नियम है फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग का, वो करने के लिए आपको रेट एनुअल चाहिए और टाइम ईयर्स में चाहिए। आपको रेट चाहिए एनुअल में, लेकिन आपको दिया किसमें हुआ है, 0.8 मंथली में दिया हुआ है। ठीक है, मंथली में दिया हुआ है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे पहले एनुअल में। ठीक है, अभी मैं इसको बाय 100 यहीं पर लिख दे रहा हूं। ठीक है, हमने क्या किया, हमने जो 1 प्लस आर का जो आर था वो हमको मंथली दिया हुआ है, लेकिन हम लोग करना चाह रहे हैं अपना जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मंथली कंपाउंडिंग के लिए करना चाह रहे हैं, तो उसमें हम लोग रेट को ईयरली लिख रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला कि मंथली कंपाउंडिंग करने के लिए अगर हमको डिवाइड या मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए आपकी जो रेट है वो एनुअल होना चाहिए और टाइम पीरियड जो दिया हुआ है वो ईयर्स में होना चाहिए। तो आपने 9.6 बाय 100 आपने रेट जो लिखा वो एनुअल रेट लिखा, उसको आप डिवाइड कर दीजिए 12 से, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग मंथली है। ठीक है, इसको मतलब मैंने हटा, और उसकी पावर क्या आएगी, उसकी पावर आएगी टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड आपको मैंने बोला ईयर में दिया होना चाहिए। आपको यहां से यहां तक का टाइम पीरियड है कितना, 1 महीना। यहां से यहां तक का टाइम पीरियड है कितना, 1 महीना। 1 महीने को ईयर में बदल देंगे तो क्या आएगा, 1/12। ठीक, लेकिन हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला ये है कि हम ईयर में लिखने के बाद उसको उस फैक्टर से मल्टीप्लाई भी करते हैं, यानी कि हम इसको 12 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। भाई हमने 12 से रेट को डिवाइड किया है ईयर वाले रेट को, तो ऑब्वियसली हम लोग जो टाइम पीरियड है उसको 12 से मल्टीप्लाई भी तो करेंगे। तो ये हमारा कैलकुलेशन होगा जब, तो ये आएगा क्या एंड में, ये आएगा कुछ ऐसा 2640 ब्रैकेट 1 प्लस 0.8 बाई 100 पावर 1। यही तो आएगा। आई होप यहां तक आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, 1 प्लस 0.8 बाई 100 पावर 1। अब आप समझिए यहां पर बात क्या हुई। बात ये हुई कि ये बात बिल्कुल सही है, ये हमारा फॉर्मूला बिल्कुल परफेक्ट है, हमारा लॉजिक बिल्कुल सही है कि रेट को आप 12 से डिवाइड करेंगे और आप टाइम को 12 से डिवाइड करेंगे, बिल्कुल सही है। लेकिन जब आपको ये बात समझनी है कि आपको ये जो क्वेश्चन करना है ये मंथली फ्रीक्वेंसी के लिए ही करना है। आपको जो रेट दिया हुआ है वो रेट भी आपको मंथली दिया हुआ है, तो आपको लॉजिकली आप समझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये सब जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें मंथली में दे दिया जाता है और टाइम पीरियड ईयर्स में दिया होता है, वहां पर ये सब बातें समझ में आती हैं। लेकिन अब तक आपको इतनी समझ आ जानी चाहिए कि जब आपको टाइम पीरियड भी मंथ्स में दिया हुआ है और आपको रेट भी मंथ्स में दिया हुआ है, मंथली रेट दिया हुआ है, तो आपको ये 12 से, क्योंकि आप देखेंगे अगर आप ओके मान लीजिए अगर मैं इसको डायरेक्टली मंथ के हिसाब से करूं, इसको मैं डायरेक्टली मंथ के हिसाब से कंपाउंड करूं तो 2640 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, अब मंथली के हिसाब से हमारा रेट तो 0.8 ही रहेगा, 0.8 डिवाइड बाई 100 पावर कितना आएगा 1, क्योंकि एक ही मंथ है, क्योंकि ये 1 मंथ का टाइम पीरियड है। जब आगे 2 के लिए करेंगे तो 2 का, तो वही चीज तो आ गई। कहने का मतलब ये हुआ कि आप जिस फ्रीक्वेंसी के लिए कैलकुलेशन करना है, समझने वाली बात ये है कि जो फ्रीक्वेंसी उस क्वेश्चन में दी हुई है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग, जब आपको रेट भी उसी का दिया हुआ है, आपका टाइम पीरियड जो आपका कैलकुलेशन हो रहा है वो भी आपको मंथली बेसिस पर हो रहा है, तो फिर हमें वो डिवाइड और मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जब छोटे छोटे क्वेश्चंस में जिसमें आपको सिंपल ये दिया जाता है कि ईयर, अगर पूरे टाइम पीरियड के लिए ईयर्स में टाइम पीरियड दिया हुआ है और रेट भी आपको ईयर्स में दिया हुआ है, तब हमको वो सब चीजें करने की जरूरत है। यहां पर वो सब चीजें करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को सिर्फ मंथली के हिसाब से करेंगे। ये समझाना मेरे इसलिए जरूरी था क्योंकि कहीं पर ये इंप्रेशन नहीं आ जाए कि जब मैंने ये बोल दिया कि मंथली कंपाउंडिंग करनी है तो टाइम पीरियड आप 12 महीने लेकर के उसमें फिर 12 मल्टीप्लाई कर दे। ऐसा नहीं है, वो चीज आपको सिर्फ तब करनी है जब आपको टाइम पीरियड भी ईयर में दिया हुआ हो और आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है वो भी ईयर में दिया हुआ हो, और आप जो फॉर्मूले में डायरेक्टली पुट करें तो आप ईयर के टर्म्स में पुट करें, तब हमें वो चीज करनी है। That was just an explanation required if anyone has any doubt.
ओके, तो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर कि हम लोगों को ये डिवाइड और मल्टीप्लाई का काम सिर्फ तब करना है जब हमको ईयर में ही टाइम पीरियड दिया हुआ हो और हमारा रेट भी एनुअल में दिया हुआ हो। यहाँ पर टाइम पीरियड भी हमारा मंथली में है और हमको रेट भी मंथली में साफ साफ दे दिया गया है। आपको चाहिए तो आप कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है जबरदस्ती उतना कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं अभी ये सब हटा रहा हूँ साइड का, आपको इसमें से जो भी नोट करना हो नोट कर लीजिए। वैसे कुछ है नहीं क्योंकि सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा था। सो आई विल पॉज फॉर 2 सेकेंड। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ। चलिए अब अपने क्वेश्चन पर वापस आ जाते हैं फटाफट। क्वेश्चन हमको डिस्काउंट कर रहे हैं ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन इस पॉइंट पर, क्योंकि हमको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो पहले ट्रांजैक्शन के लिए 2640 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1 सॉरी 1 प्लस 0.8 डिवाइड बाय 100 पावर, ये चूंकि टाइम पीरियड 1 है 1 प्लस 2640 इसके लिए 2640 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.8 डिवाइड बाय 100 पावर 2। ठीक है, ऐसे हम लोग कंटिन्यूअस करते चले जाएंगे। ये 3 के लिए होगा, 4 के लिए होगा, 5 के लिए होगा, एंड में आ जाएगा हमारा, इसको मैं हटा देता हूँ, 2640 ब्रैकेट 1 प्लस 0.8 डिवाइड बाय 100 पावर 12। ठीक है, ये आपका है। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर निकाल लीजिए। इसका आंसर मैंने पहले से निकाला हुआ है ऑलरेडी। 300 92.34 कैलकुलेशन करिए पूरा एंड। ठीक है, तो जस्ट टू रिपीट कि आपने जो भी ट्रांजैक्शंस आपने इंडिविजुअल निकाले, पहले हमने वो डिस्काउंट रेट लगाया, उसके बाद हमारा ये जो हमने टैक्स डिडक्शन लगाया, उसके बाद हमारा ये इंडिविजुअल जो उसको सैलरी मिल रही है मंथली वो हमने निकाली। फिर हमें इस पॉइंट पर हमें उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी थी, तो हमने सभी मंथली सैलरी को फ्यूचर वैल्यू मानते हुए उनको कन्वर्ट किया प्रेजेंट वैल्यू में, डिस्काउंट किया, और ये हमारे सारे कन्वर्जन्स आए। इसमें हमने क्या एक इंपॉर्टेंट बात नहीं सीखी कि हमको चूंकि रेट भी मंथली में दिया हुआ था और हमारा टाइम पीरियड भी मंथली में, जब सब कुछ मंथली में तो फिर हमको वो सब डिवाइड करने की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो डिवाइड और मल्टीप्लाई यूनिट्स को एक ही पैरामीटर में लाने के लिए, यानी कि अगर आप ईयर में कैलकुलेट कर रहे हैं, आपको टाइम पीरियड ईयर में दिया हुआ है, रेट मंथली में दिया हुआ है, तो आपको वो एक ही जगह पर आ जाए, इस एक ही स्केल पर मेजर करी जाए, इसलिए आपने वो करना है। ऐसा नहीं है कि आपको रेट भी मंथली में दिया है, टाइम भी मंथली में दिया है, सब कुछ एक उसी फ्रीक्वेंसी में दिया हुआ है, तब भी आप वो करें, नहीं, वो सिर्फ उसको कन्वर्ट करने का एक मेथड है, यूनिट्स को कन्वर्ट करने का मेथड है, वो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं है, इसको ध्यान रखना है और इस हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। अगर आपको फिर से अभी भी इसमें कोई डाउट है, वीडियो को बैक करिए, उसको समझ लीजिए और वापस से इसका आंसर निकाल लीजिए। हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए दोस्तों, हम लोग अब इस चैप्टर में अपना अगला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। आई होप अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वो आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा, और अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप वीडियो बैक करके देख लें। हम लोग अब इस चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट। टॉपिक पर जाने से पहले एक बार जरा हमारा ये जो बेसिक फॉर्मूला है, जो हमारा मेन फॉर्मूला है इस पूरे चैप्टर का, इसको हम एनालाइज कर लेते हैं। हमको ये देखने में साफ समझ में आता है कि एक इक्वेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन के अंदर 4 वेरिएबल्स हैं, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, ये रेट और ये टाइम। अब ये थोड़ी जाहिर सी बात है, नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग की बात है कि किसी भी इक्वेशन के अंदर दिए हुए वेरिएबल्स में कोई भी वैल्यू देकर के किसी भी वेरिएबल की वैल्यू पूछी जा सकती है। आपको फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू दिया हो सकता है, टाइम दिया हो सकता है, आपसे रेट पूछा जा सकता है। आपको फ्यूचर वैल्यू और टाइम दिया हो सकता है, रेट दिया हो सकता है, और आपसे प्रेजेंट वैल्यू पूछी जा सकती है, एंड सो ऑन। हमने अभी तक जो भी क्वेश्चंस पढ़े हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस हमने अभी तक सॉल्व किए हैं, जो भी हम लोगों ने लॉजिक इस चैप्टर के अंदर अभी तक समझे हैं, उसमें मोस्टली हमने फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का कैलकुलेशन ही किया है। इसके अलावा बचता है अब हमारा रेट और एन यानी कि टाइम का कैलकुलेशन। टाइम के कैलकुलेशन के बारे में हम थोड़ी देर बाद, या हो सकेगा तो अगले सेशन में बात करेंगे, लेकिन आज हमारा फोकस जो है वो कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट पर है थ्रू दिस फॉर्मूला। देखिए, अगर आपको सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके हिसाब से 1000 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू के लिए एक साल में जो कन्वर्जन होता है वो 2000 रुपए का होता है, ओके, मैंने उसी फॉर्मूले के लिए लिखा है। और इस 1000 रुपए का कन्वर्जन, मैं भी सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, इसको कैलकुलेट नहीं करना है, 2 साल के लिए 3000 रुपए में होता है। और आपको इस तरह के क्वेश्चन में, यानी कि कंपैरेटिव 2 इक्वेशंस दी गई, you have given 2 equations which has to be compared to each other, and in this equation you have to calculate rate of interest.
इस कैलकुलेशन में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो आपके लिए बहुत आसान है। ये दो अलग अलग इक्वेशन है, इसमें r अननोन है, आप आपस में डिवाइड कर सकते हैं, वैल्यू रख सकते हैं, किसी भी तरह से आप सॉल्व करके आप इस केस में रेट की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम नहीं है। अगर आपको सिंगल ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, मान लीजिए आपको डायरेक्टली फ्यूचर वैल्यू दे दी गई, इवन इस इक्वेशन में भी आप रेट की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ ये एक इक्वेशन दी जाती तब भी आप रेट की वैल्यू निकाल सकते थे। मान लीजिए आपको प्रेजेंट वैल्यू दी ही नहीं जाती, मान लीजिए आपको प्रेजेंट वैल्यू दी ही नहीं जाती, तो भी आप कंपेयर करके इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके आप आराम से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते थे। ये सब आसान केसेस है, फॉर्मूला वही है, लेकिन हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए अलग से कुछ क्यों पढ़ना पड़ रहा है, ये हम लोग समझेंगे एक क्वेश्चन के थ्रू। एक क्वेश्चन जो आपकी बुक में दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि बेसिकली हमको यहाँ पर क्या चैलेंज है जिसको फेस करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। उस पर जाने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक रिकॉल कराना चाहता हूँ। आपने बचपन में प्रोग्रेशंस पढ़े होंगे, सीरीज, राइट? याद आ रहा है? अरिथमेटिक सीरीज, जियोमेट्रिक सीरीज, ठीक है, इस तरह की आपने सीरीज पढ़ी होंगी और हर तरह की सीरीज के कुछ सम का फॉर्मूला पढ़ा होगा। मैं आपको भी फिलहाल ज्योमेट्रिक सीरीज की याद दिलाना चाहता हूं, जिसके हिसाब से अगर मैं नंबर्स लिखूं 2 4 8 12 सॉरी 16 and 32 and so on, and suppose if I start with 1 also, it does not matter, but suppose what is this? This is a geometrical series, right? Because every time initial term is 1, पहला टर्म 1 है और हर बार उसमें किसी एक नंबर से, इस केस में वो नंबर 2 है, 2 से सभी टर्म्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हम एक सीरीज बना रहे हैं। दिस इज कॉल्ड जियोमेट्रिक सीरीज। एक जियोमेट्रिक सीरीज के n नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि किसी भी नंबर, मान लीजिए हमने 5 नंबर्स लिए उस सीरीज के, उसका पहला नंबर 1 था और पांचवा नंबर इस सीरीज का 16 था। n नंबर्स ऑफ सम का टर्म्स का सम जो होता है Sn, यानी कि 5 नंबर n नंबर ऑफ, अगर हम इसके टर्म्स ले रहे हैं n नंबर ऑफ कंटीन्यूअस, हां कंटीन्यूअस, अगर उसके हम n नंबर ऑफ वैल्यूज ले लें तो उसका जो सम होता है वो होता है a into r to the power n minus 1 divide r minus 1। यहां पर a क्या है? a हमारा पहला टर्म है, a हमारा पहला टर्म है और r क्या है? r आपका जिस डिजिट से आप सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो r है और n क्या है? n है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। ये फॉर्मूला मैंने आपको क्यों याद दिलाया, आपने पहले पढ़ा होगा मैथ्स में कभी, इसकी अभी आपको 2 मिनट थोड़ी देर में पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल हम एक बार इसको समझ लेते हैं क्या है ये, मैंने क्यों किया है, उसका क्या यूज होने वाला है, ये सब अभी हम समझेंगे। प्लीज इस r और इस r को कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये r अलग है, ये r तो आपका चलिए मैं इसको d से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं। इसको लेट्स रिप्रेजेंट इट विद d डिफरेंस, हालांकि वैसे रिप्रेजेंट r से ही किया जाता है, लेकिन यहां पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी तरह का, तो मैं इसको d से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या है ये? एक जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन है जिसका स्टार्टिंग नंबर कुछ भी हो सकता है, ये 2 से भी शुरू हो सकती है सीरीज, 4 से भी, लेकिन जहां से भी शुरू हो उसके n नंबर ऑफ टर्म्स का जो सम होता है उसका फॉर्मूला ये होता है। एक बार चेक कर लेते हैं। मान लीजिए हमने ये सीरीज ली 1 से लेकर के 8 तक, मान लीजिए हमने ये सीरीज ली, अब इसके जो टर्म्स जिसके अंदर के वैल्यूज हैं उसको हम सम करेंगे, 8 4 2 एंड 1 कितना आएगा? 15, ठीक है। इनको अगर हम सम करेंगे हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 15, ठीक। इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। इस फॉर्मूले में हमारा, मैंने आपको बोला है यहाँ पर a क्या है, हमारा जो बिल्कुल फर्स्ट टर्म है वो हमारा ये होता है, मैं इधर लिख देता हूँ, a हमारा फर्स्ट टर्म है, आई होप आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। d क्या है हमारा? d वो वैल्यू है जो यहाँ पर 2 है जिससे हम बार बार सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 टू द पावर कितने टर्म्स लिए? 1 2 3 4, 2 टू द पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड d माइनस, यानी कि d इज टू 1, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे, 16 यहाँ पर आएगा 16 माइनस 1 विच इज 15 डिवाइडेड बाय 1, आपका आंसर 15 ही आता है, ठीक है। ये हमने से फॉर्मूला आपको चेक करके दिखा दिया। कुल मिलाकर के आपको जो समझना है वो ये फॉर्मूला समझना है, इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद करना है। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, इफ देयर इज अ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन गिवन, यानी कि एक सीरीज है बेसिकली जिसमें एक ही नंबर से हम बार बार सबको मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो उसके n नंबर ऑफ टर्म्स का जो सम होता है उसका फॉर्मूला ये होता है। इसका हम लोग यूज कहां करेंगे अभी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। आप पहले ये वाला फॉर्मूला नोट कर लीजिए, मैं 2 मिनट के लिए पॉज हो रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिए, अपना वीडियो पॉज करिए और इस फॉर्मूले को इस फॉर्मेट में यूज में
इसको नोट कर लीजिए। हम लोग जो कॉन्सेप्ट हमको समझना है उस कॉन्सेप्ट पर अब आ रहे हैं, और उसके लिए हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। हमारी जो बुक है उसमें जो एक्सरसाइज दी हुई है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी की जो एक्सरसाइज दी हुई है, उसका क्वेश्चन नंबर, जो ये लास्ट में क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, उसका एफ पार्ट जो है वो हमको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 17 इस वाली बुक में है, ठीक है। आई होप आपके पास कौन सी बुक है, आई एम नॉट श्योर, बट सबसे लास्ट में जो क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, इसमें एबीसीडी करके बहुत सारे पार्ट्स हैं, उसमें एफ क्वेश्चन दिया हुआ है। मैं इसको पढ़ के भी बताऊंगा, ताकि अगर बाई चांस आपको नहीं मिल रहा आपकी बुक में तो भी आपका काम बन जाए। फिलहाल आप पहले ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इसका यूज क्या है थोड़ी देर में हम समझेंगे, ठीक है। मैं अब इसको नोट कर लीजिए, मैं वीडियो पॉज करिए, मैं फिर इसको हटा देता हूं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का एफ पार्ट है। If I take a loan of rupees 8,000 and repay for 225 rupees month for 4 years, then what is the effective annual rate of loan? क्या क्वेश्चन है? 8,000 रुपए का लोन मैंने लिया हुआ है, 225 रुपए महीने की ईएमआई, 225 रुपीज मंथली ईएमआई मैं भरता हूं 4 साल के लिए, 4 इयर्स, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है रेट। दिस इज अवर रेट, एनुअल रेट निकालना है, ये इंपॉर्टेंट बात है, एनुअल रेट निकालना है। सबसे पहला काम हमेशा की तरह टाइमलाइन ड्रॉ करेंगे, जो हम लोग हमेशा करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। ये हमने टाइमलाइन ड्रॉ कर। अब थोड़ा समझेंगे इस बात को। हमको इस साफ साफ दिया हुआ है कि हम लोग ये जो भर रहे हैं हर महीने, वो ईएमआई भर रहे हैं, यानी कि हम लोग मंथली पेमेंट कर रहे हैं। अब हम लोग अगर मंथली पेमेंट कर रहे हैं, तो यहां पर जब हम लोग टाइमलाइन में जब ब्लॉक्स ड्रॉ करते हैं, तो वो क्या ईयर पे ड्रॉ करेंगे? नहीं, जब हमको ईएमआई दे ही दी है, यानी कि हम हर महीने पेमेंट कर रहे हैं, तो इट्स बट ऑब्वियस, वेरी ऑब्वियस थिंग, इट्स अ बट ऑब्वियस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इजी थिंग टू अंडरस्टैंड, कि हम लोग जो ब्लॉक्स ड्रॉ करेंगे वो मंथली ड्रॉ करेंगे, हम लोग ईयर्स ड्रॉ नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग ऐसा एक साल में पेमेंट नहीं आ रहा है, हम लोग का हर महीने पेमेंट आ रहा है। यानी कि थोड़ा लंबा इसको कर देते हैं, यहां से पहले महीने पेमेंट आ रहा है, फिर दूसरे महीने पेमेंट आ रहा है, फिर तीसरे महीने पेमेंट आ रहा है, फिर चौथे, फिर पांचवें, फिर छठे, एंड सो ऑन 48 मंथ्स तक पेमेंट आ रहा है। 48 कहां से आया? 4 साल है, मतलब 48 मंथ्स, 4 साल है या फिर 48 मंथ्स, ठीक है। अब अच्छा, इसको मैंने इस तरह से क्यों ड्रॉ किया? इसको जब हम पेमेंट ड्रॉ करेंगे तो हम लोग यहां से ड्रॉ करना शुरू करेंगे। फर्स्ट पेमेंट यहां आएगी, सेकंड पेमेंट यहां आएगी, थर्ड पेमेंट यहां आएगी, फोर्थ पेमेंट यहां आएगी। अब आप समझ रहे होंगे मैंने एंड ऑफ पीरियड यानी पहला पेमेंट जो है वो एंड में क्यों ड्रॉ किया है। इस बट ऑब्वियस मैंने आपको पहले भी बताया था कि लोन के केस में एंड ऑफ पीरियड होगा, क्योंकि लोन के केस में आप लोग लोन लेते ही पेमेंट नहीं करते हैं। आपने लोन लिया है तो पहला पेमेंट आप जब पहला टाइम पीरियड, जो कि इस केस में 1 मंथ का है, मंथली है, चूंकि जब आप पहला मंथ खत्म होगा तब आप पेमेंट करेंगे, तो ये आपका पहला मंथ खत्म हुआ, आपने पेमेंट किया। इस तरह से 2 3 4 5 एंड तक। चलिए अब हम लोग कोशिश करते हैं कि हमको रेट कैसे निकालना है। फॉर्मूला हमारा हमेशा की तरह क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट पर हमको प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है, इस पॉइंट पर हमको प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है कितनी, ये सारी जो फ्यूचर वैल्यूज है 223, इनको हम लोग अगर कन्वर्ट करना शुरू करेंगे, इन सारी फ्यूचर वैल्यूज को अगर हम लोग कन्वर्ट करना शुरू करेंगे, इस पॉइंट तक लेकर के आएंगे, यानी कि डिस्काउंट करना शुरू करेंगे, इस पॉइंट तक लेकर के आएंगे, तो ये सब प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। हमको क्या करना है, हमको 8,000 रुपए विच इज अवर प्रेजेंट वैल्यू के बराबर, विच इज बेसिकली नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट यहां लगाना है 8,000 रुपए, और इन सारी वैल्यूज को कन्वर्ट कर देना है इसमें, ठीक है। शुरू करते हैं, पहले इसको कन्वर्ट करते हैं। 225 डिवाइडेड बाई, कैसे कैसे ये हो रहा है, बिकॉज प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस r टू द पावर n। अब यहाँ पर 1 प्लस r पावर, r में दिया नहीं हुआ, पावर कितनी होगी 1, क्योंकि टाइम पीरियड एक है। ये सब मैं पूरा डिटेल में नहीं करा रहा, कई बार हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं। ये 225 रुपीस को हम लोग जब कन्वर्ट करेंगे, 225 रुपीस को जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे एक साल के लिए, यहाँ पर हम कन्वर्ट करेंगे, इस पॉइंट पर लेकर के आएंगे, तो टाइम पीरियड एक है, तो और फॉर्मूला क्या है, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस r टू द पावर n, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस r टू द पावर 1, बिकॉज़ 1। फिर इसके लिए कन्वर्ट करेंगे, सेकंड वाले के लिए 225 डिवाइडेड बाय 1 प्लस r टू द पावर 2 प्लस 225 डिवाइडेड बाय 1 प्लस r टू द पावर 3। ऐसे करते करते हम लोग कहां तक जाएंगे, 225 डिवाइडेड बाय 1 प्लस r टू द पावर 48। आई होप ये वाला सेक्शन आपको दिख रहा है, ये 48 लिखा हुआ है।
पहले हमने इसको कन्वर्ट किया, फिर इसको किया, फिर इसको किया, ऐसे करते करते हम लोग एंड तक यानी कि 48 वाले पॉइंट तक कन्वर्ट करके हम इसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे ये सारे ट्रांजैक्शन को, और वो सारी वैल्यूज जो है वो इसके बराबर होनी चाहिए। ये हमारा टारगेट है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक इक्वेशन दी हुई है, उसमें आर निकालना है और हमारा आंसर। ठीक, काम तो बहुत सिंपल लग रहा है, करने की कोशिश करते हैं। 225 इन सब में कॉमन है, ठीक है, 225 इन सब में कॉमन है, तो हम लोग 8000 डिवाइडेड बाई 225 कर देंगे। ये हमारा हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर टू द पावर 3, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर टू द पावर 4 एंड सो ऑन, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर टू द पावर 48। क्या लगता है कैसे सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को? सोचिए। मेरे पास जगह की थोड़ी कमी है, तो मैं इसको एक्चुअली इस इक्वेशन को ऊपर लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद सॉल्व करूंगा। आप यहाँ तक आपको जो नोट करना है आप नोट कर लीजिए। अभी तक जो हमने कैश चेस्ट लगाए वो आप देख लीजिए यहाँ तक। इसके बाद इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिखूंगा एंड देन वी विल सॉल्व इट, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो हम लोग यहाँ तक ये इक्वेशन सॉल्व कर चुके थे। अब अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि ये हमने अभी जो थोड़ी देर पहले जीपी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ये कुछ वैसा ही है। ये 1 प्लस आर है, ये 1 प्लस आर इंटू 1 प्लस आर है, ठीक है। एंड मतलब एक्चुअली क्या हो रहा है ये कि अगर हम 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर को एक टर्म मान लें तो ये क्या हो रहा है, ये फर्स्ट टर्म है हमारी जीपी का। ये फर्स्ट टर्म में ये पर्टिकुलर डी, दिस इज अवर ए, हमने जो फॉर्मूला देखा था ए ब्रैकेट डी टू द पावर n माइनस 1, ये उसका ए है और ये उसका डी है। तो हर बार एक डी मल्टीप्लाई हो रहा है। ये यहाँ पर 2 हो गए, इसके बाद फिर से इसमें डी मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस आर टू द पावर 3 हो जाएगा। ऐसे करते करते टोटल 48 टर्म तक, 48 यानी कि 48वें टर्म तक ये पूरी हमारी सीरीज बन रही है। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की जो सीरीज हमने अब तक देखी थी, ये फिर से आप ध्यान से देख लीजिए। हम लोग अगर इसको हम पहला टर्म माने ये फर्स्ट टर्म, तो आप देखेंगे कि हर बार इसमें d यानी कि एक पर्टिकुलर नंबर का, एक पर्टिकुलर अमाउंट का मल्टीप्लाई हो रहा है। दिस इज अवर जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। और हमारा जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या होता है, उसका सम हमने क्या देखा था, a ब्रैकेट d टू द पावर n माइनस 1। यहाँ पर a क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस r, ठीक है, ब्रैकेट d टू द पावर n। अब यहाँ पर d और a एक्चुअली एक ही है, जो a है वही d है ना। तो d टू द पावर n मतलब 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस r टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1, डिवाइडेड बाई क्या होता है फॉर्मूले में, d माइनस 1, यानी कि डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस r विच इज d माइनस 1। ये हमारा, ये पूरी इक्वेशन जो थी इतनी बड़ी सी, ये हमारी थर्ड करके इन छोटे से टर्म्स में, इतने छोटे से टर्म्स में आ गई। ठीक, इसको आप समझ लीजिए। आपको इसमें अगर कोई डाउट हो तो क्या किया हमने जो हमारी इक्वेशन थी उसको पहले आइडेंटिफाई किया कि वो एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है। उस ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के 48 टर्म्स का, अच्छा यहाँ पर n हमारा 48 है ऑलरेडी, ठीक है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं n की वैल्यू 48, क्योंकि n हमारा 48 है। यहाँ पर हमारे 48 टर्म्स हमने इसमें आइडेंटिफाई किए ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के, और हमें ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के n टर्म्स के सम का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया। इसको बहुत थोड़े से लेवल पे और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। अगर आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि इसको यहाँ पर लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस आर टू द पावर 48, ठीक है, इसको लेकर के आएंगे और इसको थोड़ा सा आप और सॉल्व करेंगे। वो सिंपल कैलकुलेशन है। चलिए मैं, आप कहेंगे तो मैं ही कर देता हूँ ताकि आपको अगर कोई डाउट हो उसमें तो क्लियर हो जाए। वैसे सिंपल डिवाइड वाला कैलकुलेशन है। चलिए क्या किया मैंने, 1 प्लस आर को यहाँ ऊपर कर दिया तो 1 माइनस 1 प्लस आर टू द पावर 48 हो गया, वो नीचे आ गया, और इसको भी ऊपर मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस प्लस का साइन का माइनस से 1 माइनस आर हो गया और 1 प्लस आर हो गया। अब अगर आप इसमें देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये 1 प्लस आर और ये 1 प्लस आर कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ये 1 और ये 1 भी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक, और बचेगा क्या वो मैं लिखता हूँ, ओके फिर
ठीक है, तो अब मुझे ये वाला हिस्सा ऊपर लिखना पड़ेगा वापस से, तो आप इसको, आपको जो जहाँ तक मैंने करा है वहाँ तक आप कर लीजिए और वापस मैं आपको मिलता हूँ ये वाला सेक्शन हटा के। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, लेकिन लेंदी नहीं है, चूंकि हम लोग स्टेप्स चूंकि बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं इसलिए ऐसा लग रहा है। तो ये मैंने आपको बताया कि आपका 1 + r कैंसिल हो गया, ये 1 - 1 कैंसिल हो गया। अब क्या आएगा वो मैं लिखता हूँ, वो आएगा 1 - 1 + r⁴ 48 डिवाइडेड बाय 1 + r⁴ 48 यहाँ पर आएगा, ठीक है। और ये नीचे एक माइनस का r आएगा, ठीक है, ब्रैकेट में माइनस का r, ठीक। अब आप जानते हैं कि ये माइनस को हम लोग सेटल कर सकते हैं कैसे, इसको हम ऊपर ले जाएंगे और इसको हम ऐसे लिख देंगे 1 + r⁴ 48 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 + r⁴ 48 होगा, ठीक। ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया। तो कुल मिलाकर के हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमको जो पूरी टाइमलाइन दी हुई थी उस टाइमलाइन को हमने पूरा कैलकुलेट करके हमारे कैलकुलेशन को यहां तक ले आए हैं, वेयर 8000 डिवाइडेड बाय 225 इज इक्वल टू 1 + r⁴ 48 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r ब्रैकेट 1 + r⁴ 48। मैंने अब हमारे सामने चैलेंज है कि हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और r की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व करिए इस इक्वेशन को। आप भी जानते हैं कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल इक्वेशन है। ये सिंपल पावर 2 या पावर 3 वाली इक्वेशन नहीं है, इसको आप ऐसे सिंपली सॉल्व नहीं कर सकते। इस इक्वेशन को या तो सॉल्व करने के लिए आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होना चाहिए, लेकिन एग्जाम के अंदर आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं दिया होगा। इसी वजह से मैंने इस टॉपिक को अलग से डिस्कस करना जरूरी समझा है। जो हमारे 4 वेरिएबल्स हैं उसमें से फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू तो हम लोग कैलकुलेट कर ही लेते हैं। टाइम और रेट के लिए हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन अलग कर रहे हैं, जिसमें इस तरह के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है लोगों को, तो हम यहाँ पर समझ रहे हैं। देखिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, या तो आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर हो जो आपके पास नहीं है, या आप ये पूरा बैठ के उसको खोल करके पूरा सॉल्व करें ना, आपके पास इतना टाइम है एंड टू बी वेरी फ्रैंक इतनी आपको पेजेस और ये सब जगह और ये सब आपको नहीं मिलने वाला है। लेकिन आपके पास एक और रास्ता है। आप ये बात समझिए, पहली बात तो ये है कि इस तरह का क्वेश्चन जिसमें इतना लंबा कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो जनरली आपके एग्जाम में नहीं आएगा। आपके बुक में दिया हुआ है आई नो, बट इन जनरल आपके एग्जाम में नहीं आएगा। बट अगर आता है तो उसके लिए हम ये प्रिपरेशन कर ही रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज और समझनी है कि आपको क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस भी दिए होते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा कि आपको ऑप्शन इस तरह से दिए होंगे कि चारों ऑप्शन के लिए एक ही आंसर आ जाए कुछ कैलकुलेशन में सब बढ़ा के। क्वेश्चन पेपर आपको आपके मजे लेने के लिए सेट नहीं किया जाता है। क्वेश्चन पेपर ये जानने के लिए सेट किया जाता है कि आपको कितना आता है, तो ऐसा कभी नहीं होगा। आपके पास 4 ऑप्शन दिए होते हैं। इस तरह की क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप या तो जो मैंने आपको बताया साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज करें जो आपके पास नहीं है, इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो और लॉन्ग मेथड्स होते हैं मैथमेटिक्स के वो से यूज करें, लेकिन वो या तो आपको आते नहीं है और दूसरा हमारे सिलेबस से भी वो बाहर है। तो हमारे पास सिंपल बेसिक स्मार्ट तरीका है ऑप्शंस को यूज करना। इस क्वेश्चन में मान लीजिए आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो कुछ इस तरह से हैं, 11.38, 12.56, कुछ भी रैंडम ऑप्शन से देते हैं, 14.23 और 15.5। अब हम जानते हैं कि हमारा जो आंसर है, अगर ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अब आप कोई बोलेगा कि नन ऑफ दीस में दिया हो सकता है, तो भाई अगर इन चारों में से नहीं आएगा तो फिर ऑब्वियसली नन ऑफ दीस आंसर होगा, है ना। मान लीजिए 5 ऑप्शन दिए, इनमें से नहीं आएगा तो नन ऑफ दीस ऑप्शन होगा। इन चारों में से ही हमारा आंसर छुपा है। अब हम r की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते, इट्स नॉट इजी टू कैलकुलेट दिस r, सो व्हाट इज द बेटर मेथड यू हैव, you put these values in this r and get your answer and match कि ये जो सॉल्व करने से जो भी आता है वो वैल्यू किससे आ रही है वो आपका आंसर हो जाएगा। बाय द वे 8000 डिवाइडेड बाय 225 को मैं सॉल्व करता हूं, मैंने इसमें सॉल्व कर रखा है, इट कम्स एज 35.55, ठीक है। तो आप भी सॉल्व कर लीजिएगा, 35.55 आता है। r की वैल्यू हमें वो सेलेक्ट करनी है जो सेलेक्ट करने से हमारा जो आंसर है वो 35.55 आ जाए। जिस r की वैल्यू से आ जाएगा वही हमारा सही आंसर हो गया, इसलिए इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। मैं फिर से ये बात रिपीट करना चाहता हूं, एग्जाम के अंदर आपको इस तरह का क्वेश्चन जनरली नहीं मिलेगा, लेकिन चूंकि बुक में दिया हुआ है और एक्चुअली किसी ने ये डाउट भी पूछा इसलिए हमें ये सेक्शन इसमें रखा है। लेकिन ये रखने का पर्पस ये है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन वाकई में एग्जाम में आ जाए तो आप उसको कर भी पाए। मैं यहाँ पर कोई बहुत लॉन्ग मेथड समझा दूं और जो आपसे फिर एग्जाम में हो ही नहीं तो फिर ऐसा हमको पढ़ने का फायदा नहीं है। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन इज अ वेरी बेसिक थिंग जो आपने बचपन से कई बार पढ़ी होगी, इसलिए वो कोई बहुत लंबा कॉन्सेप्ट नहीं हुआ। मेन कॉन्सेप्ट हमें अब समझना है
कि अगर हम इस सॉल्यूशन तक पहुंच गए हैं, इस पॉइंट तक पहुंच गए हैं, तो अब हमको ये समझना है कि हम इसका आंसर और कैसे निकालें। इनफैक्ट जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी, अगर आप ईएमआई का जो हमारा अगला सेक्शन है जिसमें ईएमआई का हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी पढ़ने वाले हैं, जो हमारा अगला सेक्शन होगा, अगर आपको वो फॉर्मूला भी याद होगा तो आपको वो जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन वाला फॉर्मूला भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टू बी वेरी फ्रैंक। लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग उसको जान लेते हैं, क्योंकि कई बार कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में वो जो फॉर्मूला है वो बहुत काम आता है। इसीलिए मैं आपको इंसिस्ट करूंगा कि जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन के एंड टर्म्स का आप सब याद कर लें, वो फॉर्मूला समझ लें, क्योंकि वो किसी और जगह पर लेकिन यूज हो सकता है। तो अब हमें क्या करना है, बस ये वैल्यूज यहाँ रखनी है और मैच करना है कि किसके लिए आंसर आ रहा है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, मैं अब यहाँ पर हमारा जो हमने इस चैप्टर की शुरुआत में जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो काम आ रहा है। हम जानते हैं कि इस क्वेश्चन में मंथली कंपाउंडिंग हो रही है, हमें ये नहीं बोलना चाहिए इन दिस क्वेश्चन द कंपाउंडिंग इज मंथली एंड टाइम पीरियड व्हाट वी आर पुटिंग हियर इज मंथ, दिस इज 48 मंथ, द टाइम गिवन इज 48 मंथ्स। तो यहाँ पर जब हम r की वैल्यू को ओपन करेंगे तो हम इसमें कुछ 12 से डिवाइड और 12 से मल्टीप्लाई ये सब काम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि आपने 4 साल लिया होगा तो ये ऑलरेडी 12 से मल्टीप्लाई है, तो आपने सब कुछ मंथली लेकर के काम किया है। जब आपने मंथली लेकर के काम किया है तो आपको यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपाउंडिंग मंथली है और आपने सारी यूनिट्स को मंथ में ही लिया हुआ है। लेकिन आपसे जो क्वेश्चन में आंसर पूछा गया है, वो आंसर पूछा गया है आपसे ईयरली में, व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। ये जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं 11.38% लगा देता हूं मैं, ये सब आपको जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ये सब ईयर में ऑप्शंस दिए हुए हैं, यानी कि आपको आंसर तो इनमें से ही कोई है, लेकिन ये डायरेक्टली यहां पुट नहीं कर देना है। आपको याद रखना है कि ये सब एनुअल के आंसर्स दिए हुए हैं, आपको इन एनुअल को आपको मंथली में कन्वर्ट करना है, उसके बाद यहां पर रखना है एंड देन यू हैव टू गेट योर आंसर। आई विल रिपीट, आप ये फॉर्मूला जो हमने शुरुआत में 1 + r जो हमने शुरू किया था फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय, उसमें हमने सब कुछ मंथली किया हुआ है। इस क्वेश्चन में कंपाउंडिंग में मंथली है, तो हमने शुरू में क्या पढ़ा था, जब कंपाउंडिंग मंथली होती है तो फॉर्मूले में डिवाइड बाय 12 और मल्टीप्लाई बाय 12, ईयर को और रेट को डिवाइड बाय 12 करते हैं। लेकिन अभी हमने इस पर्टिकुलर सेशन के स्टार्टिंग में पढ़ा कि वो चीज सिर्फ तब करते हैं जब हम लोग रेट भी ईयरली ले रहे हो और टाइम पीरियड भी ईयरली ले रहे हैं। यहां पर हमने रेट मंथली लिया, हमने 12 से डिवाइड तो नहीं किया, और हमने टाइम पीरियड भी मंथ में लिया, क्योंकि हमने 48 मंथ पूरा ले लिया, तो हमारा टाइम पीरियड भी मंथ में आ गया। When that is the case, तो हमको कुछ भी ईयर में करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हमने जो रेट ऑप्शंस में आपको दिए हुए हैं वो आपको ईयर में दिए हुए हैं, क्योंकि आपसे क्वेश्चन भी ईयर में पूछा गया है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इनको 12 से डिवाइड करके यहाँ पर पुट करके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। सबसे पहले 11.38 के लिए कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। 11.38 के लिए कैलकुलेशन करेंगे, 11.38 को डिवाइड बाय 12 करेंगे सबसे पहले। ठीक है, जो आएगा उसको यहाँ पर रखेंगे और आंसर निकालेंगे कि इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन की वैल्यू क्या आती है। तो 11.38 को जब आप 12 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, टू बी वेरी फ्रैंक आपको 12 से नहीं 12 बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 भी करना है, तो आपको 11.38 को डिवाइड करना पड़ेगा बेसिकली 12 100 से, बिकॉज़ वो 100 भी है, राइट, दैट r इज इक्वल टू कैपिटल R बाय 100। तो 11.38 को डिवाइड करिए 12 100 से। ठीक है, फिर जो आएगा उसको यहाँ पर रखेंगे, उसको 1 से ऐड करेंगे और उसकी पावर 48 निकालेंगे -1 डिवाइडेड बाय दैट वैल्यू एंड दिस, इस पूरे में आप रखिए, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 11.38 के लिए आपका आंसर आएगा 38.41। क्या आएगा 11.38 के लिए आपका 38.41। आराम से कैलकुलेट पूरा करिए। देखिए, हम वैसे भी इसमें जो ओरिजिनल मेथड है उसमें एक एडवांस ट्रिक यूज कर रहे हैं। अब इसमें आप ऐसा बात करिए कि इसको भी आप छोड़ दीजिए, आपको कैलकुलेट पूरा करना पड़ेगा अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन का आंसर निकालना है। मैंने आपको पहले ही बोला इस तरह का क्वेश्चन जनरली आपको एग्जाम में मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर मिल गया तो हमें तो आंसर निकालना है। क्वेश्चन अगर हमें इस चैप्टर का क्वेश्चन अगर हम छोड़ेंगे तो फिर काम बनेगा नहीं। तो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड नाउ दैट वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन by hit and trial method for all these four options. So first of all, for 11.38 divided by 1200, whatever you get, put it here, get the answer and you will get 38.41. तो जो हमारा यहाँ आना चाहिए आंसर 35.55 उससे मैच नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली हमारा ये आंसर गलत है, ये आंसर तो नहीं है। अगला है हमारा 12.56। इसके लिए हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो मैंने निकाला हुआ है पहले से, आपका आंसर आएगा 37.58। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, 12.56 के लिए कैलकुलेट करिए, यहां भी वही 200 से डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको यहां रखेंगे और पूरा सॉल्व करेंगे। उसके बाद 14.23 के लिए ये आंसर आएगा 36.44। देखिए हमारा 36.44 भी सही वैल्यू नहीं है, क्योंकि 35.55 आना है, तो ये सही नहीं है, तो इसलिए हमारा ये आंसर भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। लास्ट बचा है, अब ऐसा नहीं कि इसी को टिक मार देंगे, क्योंकि नन ऑफ दीज भी हमारा ऑप्शन है, कुछ लोगों ने बोला था नन ऑफ दीज भी ऑप्शन हो सकता है, तो इसीलिए हम लोग 15.58 को भी ट्राई करेंगे।
15.58 से हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 35.54। ठीक है, 35.54 अगर आएगा तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 55 अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैच हो जाएगी। यानी कि 15.58 एनुअल रेट पर हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे तो जो हमने शुरू में देखा था कि 255 रुपीज की ईएमआई अगर बंदा भरता है 8,000 रुपए का लोन लेकर के 4 साल के लिए, तो उसको इस रेट पर यानी कि 15.58% पर लोन लेना पड़ेगा ताकि वो 4 साल में अपना पूरा लोन खत्म कर सके। तो दोस्तों इस पूरे कैलकुलेशन में हमने आर की वैल्यू निकाल ली। हमारा जो फॉर्मूला है उसमें 4 वेरिएबल्स है, हम किसी भी तरह की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन जब आर की वैल्यू के लिए कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आता है उसको कैसे सॉल्व करना है ये हमने आज सीखा। इस तरह का कोई और क्वेश्चन भी अगर आपको मिलता है तो आप हमारे साथ शेयर करिए, हम उसको डिस्कस करेंगे। हमें भी कोई और क्वेश्चन मिलेगा तो हम अपने असाइनमेंट में ऑब्वियसली हमने 1-2 क्वेश्चंस ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं, हम और भी क्वेश्चंस ऐड करेंगे। बट आई विल फर्स्ट सजेस्ट इट टू यू कि पहले आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें, क्योंकि आपके बुक का क्वेश्चन है। एक बार आप ये क्वेश्चन समझ लेंगे फिर आपको किसी और क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आज का टाइम यहीं पर खत्म हो रहा है, काफी लंबा सेशन हो गया है। एक सेशन लास्ट हम और लेंगे इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, जिसमें हम ईएमआई कैलकुलेशन और रूल ऑफ 72 देखेंगे, एंड विद दैट वी विल फिनिश आवर वेरी फर्स्ट चैप्टर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आई होप आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। इसको शेयर करते रहिए अपने बैंकर दोस्तों के साथ, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।